औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहा हूँ कि जिनका इल्म अदब से रूहानी रिश्ता है और अदब के मकाम जो अदब का जो मैदान है उसमें मैं समझता हूँ कि उन्होंने काबिल फ़ख्र जो है वो कामयाबियाँ हासिल की हैं और उनसे उन्होंने इस मैदान में अपना जो रिश्ता है उसको बहुत मजबूत बनाया है और मुकम्मल इस्तकामत के साथ आज तक इस मैदान में वो अपनी जद्दोजहद करते नज़र आते हैं। और आज की हमारी शख्सियत, इनका ताल्लुक एक नामवर इदारे से है और ये नामवर इदारा जो है इसकी ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पाकिस्तान में ब्रांचेज हैं और ये इसी इदारे के एक ब्रांच जो है उसके प्रिंसिपल हैं। तो शाहिद रजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। शाहिद रजा साहब सुपीरियर कॉलेज टाउनशिप कैंपस है, ये इसके प्रिंसिपल हैं और ये वापडा टाउन में ये कैंपस है। तो शाहिद रजा साहब, आमतौर पे तो मैं जो इंटरव्यूज करता हूँ स्कूलों के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ, तो वो एजुकेशन से रिलेटेड रहते हैं। आपका तल्लुक क्योंकि शोबा सहाफ़त से भी उतना ही गहरा है जितना कि शोबा तालीम से है, शोबा अदब से भी उतना ही गहरा है जितना कि आपका शोबा सहाफ़त से है। तो तीन मैदानों में आप एक वक्त काम करते हैं। तो आप हमारे नाजरीन को जो है वो अपना इंट्रोडक्शन खुद से करवाएं, क्योंकि मेरे पास तो इन तीन अल्फाजों को जो है, इन तीन ये जो शोबे हैं इनको जो है एक ख़ास जो है वो कह लें एक खलासे में या एक मरकजी ख्याल जो है उसमें वो हम बचपन में पढ़ा करते थे, उसमें मैं डाल नहीं सकता। तो आप हमारे नाज़रीन को अपने हवाले से मालूमात दें। सर अब्बासी भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया अपने इस चैनल पर इजहार ख्याल का। आप माशाल्लाह खुद एक सीनियर शख्सियत हैं, अदबी एतबार से, इल्मी एतबार से, सहाफ़ी मैदान में आपकी खिदमत काबिल कदर है। तो जहाँ तक तारुफ का मामला है तो तारुफ यही है भाई कि आज तक सीख रहे हैं और सीखने का ये अमल कंटिन्यूसली जारी है। इंसान की अब्बासी भाई जबीलत में, फितरत में कुछ चीज़ें शामिल होती हैं शुरू से। मैं ये समझता हूँ कि कामयाबी का असल राज ये है कि जब इंसान ये पहचान जाए कि उसके अंदर नेचर ने, कुदरत ने बेसिकली क्या वस्फ रखा है। जैसे सीप के अंदर गौहर तो मौजूद होता है, हर सीप के अंदर नहीं होता, लेकिन जिस सीप के अंदर होता है, जब उस सीप को जब तक हम ओपन नहीं करते, वो जो मोती है या जो गौहर है वो बाहर नहीं नजर आएगा। सबसे पहला जो हमारा खुद शनासी का जो मरहला होता है वो यही है कि हम इस चीज का इदराक करें, इस चीज को पहचानें कि इनफैक्ट हम हैं क्या। और ये खुद शनासी का अमल आपके अपने ज़मीर या आपकी अपनी सोच या आपकी अपनी फिक्र के अलावा और कोई दूसरी शख्सियत ये काम सरअंजाम नहीं दे सकती। एक एमलेस लाइफ तो ऐसे ही है जैसे मतलब एक कोई मतलब आप कह लें कि एक जानवर की जिंदगी, या इससे भी बदतर आप कह सकते हैं इसको। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी जो करेक्टर बिल्डिंग में है, सबसे बुनियादी हाथ जो वालिदैन का तो होता ही है डेफिनेटली, मेरे उस्ताद मोहतरम गफ्फार पाशा का है। मैं अभी इंटरमीडिएट का स्टूडेंट था तो मेरी उनसे एक हादसाती मुलाकात हुई। उन्होंने मेरे इस वस्फ को पहचाना और मैं उनकी शागिर्दी में आया, सहाफ़ती एतबार से भी, शेरी एतबार से भी। तो आज ये जो शाहिद रजा आपके सामने है, जो आज मैं इस अल्हम्दुलिल्लाह सुपीरियर कॉलेज वापडा टाउन कैंपस में एज अ प्रिंसिपल बैठा हूँ, या मैं बतौर एंकर, आपको पता है स्टार एशिया न्यूज़ में गुफ्तगू के नाम से मेरा प्रोग्राम चल रहा है। उसके अलावा मैं एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का प्रेजेंटर भी हूँ, रीजनल डायरेक्टर भी हूँ पाकिस्तान के अंदर, और या बाकी जो इल्मी और अदबी एतबार से मेरे मामलात हैं, एग्जेक्टिव मेंबर हूँ मैं अल्हम्रा आर्ट्स काउंसिल का। ये सारी चीज़ें, ये सारी अल्लाह ताला की जो अता करदा खूबियाँ हैं, ये अगर मैं इनको दरियाफ्त कर पाया तो इसका सेहरा मेरे उस्ताद मोहतरम गफ्फार पाशा के सर है। और मैं बड़ा मुतमईन हूँ। अगर कहते हैं कि आपका जो पैशन है, अगर वो आपका प्रोफेशन बन जाए तो इससे बड़ी कामयाबी या सुकून की दलील और कोई नहीं हो सकती। शाहिद रजा साहब, आपने खुद शनासी जो है उस पर गुफ्तगू करते हुए खुद परस्ती के बुत को पाश पाश किया, और ये यकीनन जो है ये आपके अंदर जो खुदादात सलाहियतें हैं ये उनका मुंह बोलता सबूत है।
तो शायद रज़ा साहब, हम आज के इस मुआशरे में मुसलसल जो है मैं गुफ्तगू करता आया तरबियत के फुकदान की, तो आपने इस इंटरव्यू की इब्तदा में वो सारी गुफ्तगू जो है उसको सम अप करके ये बता दिया कि आज मैं जिस मुकाम पर खड़ा हूँ तो ये मेरी एक अच्छी तरबियत का नतीजा है, मेरे उस्ताद की मेहनत का नतीजा है, वालिदैन की मेहनत का नतीजा है। आप कोरोना की इस मौजूदा सिचुएशन से हम अभी बाहर आए हैं, तो इसके बाद और इसके दौरान हमारे नौजवान तबका जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहा। सोशल मीडिया पर आज तरबियत के हवाले से जो उसमें मवाद होना चाहिए उसकी कमी है, जबकि वक्त गुजारी के लिए सोशल मीडिया पर बेशुमार मवाद बच्चों को मुयस्सर होता है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी जो है या हमारी जो इंटरेस्ट है उसमें ये बात शामिल है कि हम हमेशा जो है वो ऐसी साइट पर जो है खुशी से चले जाते हैं जो नेगेटिव वे पे हो, जवानी हो, बचपन हो, इस टर्न्योर में। तो आप क्या समझते हैं कि कोरोना का ये जो टर्न्योर है इसमें हमारे नौजवान को बहुत सारा वक्त मिला मगर उसने उससे फ़ायदा नहीं उठाया, उसे ज़ाया किया है? अब्बासी भाई, बड़ा मतलब गहरा सवाल है ये आपका। इसमें बुनियादी जो फिक्र है वो ये है कि आपने शुरू में तरबियत का जिक्र किया, तो जब हम पढ़ते थे हमने अपने बुजुर्गों से, अपनी फैमिली से, अपने अजदाद से, अपने असातिज़ा से जो इखलाकी अक़दार को सीखा, तो हमने एक ही लफ्ज़ सुना सारी ज़िंदगी, वो था तालीम और तरबियत। बड़े अफसोस का मुकाम है कि आज तालीम का लफ्ज़ बहुत ऊपर चला गया है और तरबियत उसमें से माइनस हो गई है। अगर आप कोविड की सिचुएशन को देखें, हमारे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम्स को देख लें, हमारे बच्चों को देख लें, हमारी नई नस्ल को देख लें, अगर इसमें ये जो बिगाड़ की शक्ल वो सोशल मीडिया की सूरत में या किसी भी और गैर इखलाकी सूरत में मौजूद है, तो मैं समझता हूँ इसमें बुनियादी ये है कि हमने उनकी करैक्टर बिल्डिंग के लिए तालीम तो रखी, लेकिन उसमें से तरबियत को हमने हज़फ कर दिया। जब तक ये तालीम और तरबियत को हम असाइन नहीं करेंगे, इनको दोबारा एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करेंगे, नहीं जोड़ेंगे, ये जो आपका इखलाकी इन्हितात है, जो इखलाकी कदरों की गिरावट है, और फिर पूरा मुआशरा या हम सब लोग किसी न किसी शक्ल में उसका शिकार होते हैं, ये जारी रहेगा। आप क्या समझते हैं कि रियासत जिस तरह अपने बयानिए जो है वो बनाती रहती है, हमने देखा कि माली में हमारी रियासत जो है उसका बयानिया कुछ और था, हाल में कुछ और था, अब कुछ और है। बदलते वक्त के साथ साथ रियासत अपनी तरजीहात को भी बदलती है। क्या रियासत को अब चाहिए कि वो ये जो तरबियत का हमारे इस माशरे में फुकदान है, इस पर भी कोई अपना नया बयानिया जो है वो अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी उसमें वो लाए और तमाम इदारों पर जो है उस बयानिए को जो है उसको लाज़िम मज़मून ठहराए, ताकि ये जो इतना बड़े लेवल पर ये जो तरबियत का फुकदान है, तमाम इदारों के प्रिंसिपल जिनके साथ मेरी गुफ्तगू हुई सबका टॉपिक यही था। तो रियासत को अब किरदार अदा करना चाहिए। ये बड़ी बुनियादी फिक्र की बात की है आपने। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सवाल ऐसा ही है जैसे हम अपने ऊपर चोट करते हैं। देखें, जो गुड गवर्नेंस की जिसकी हम बात करते हैं, जिन हुकूमती इदारों की, हुकूमती सरपरस्ती की बात करते हैं, बेसिकली तो ये उसके जुमरे में आता है सारा। अगर फैसिलिटेट गवर्नमेंट नहीं करेगी एजुकेशन सेक्टर को, बड़ी माजरत के साथ, आपको पता है सबसे बड़ा जो एजुकेशन की ग्रोथ रेट है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? प्राइवेट सेक्टर का। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जो जुल्म ज्यादती खास तौर पे इस हुकूमत ने आने के बाद रवा रखी है वो आपके सामने है, किसी से टकी छुपी नहीं। तो आप देख लें, मतलब तालीमी मुझे सिर्फ ये बता दे कि कौन सी जो बजट है या कौन सी इनकी पॉलिसी तालीम दोस्त है। माजरत के साथ हमारा वजीर तालीम बयान देता है, स्टेटमेंट देता है खड़ा होके कि हमारे 10 करोड़ बच्चे हैं, 12, उसे ये नहीं पता कि पंजाब की आबादी कितनी है और उसमें ग्रोथ रेट क्या है, उसके बच्चे कितने। ये वजीर तालीम का हाल है। तो कौन सी पॉलिसी की सारा बात करते हैं। तो यहाँ पर ये जो इखलाकी गिरावट है, ये जो कौमी इन्हितात है, ये इस पस्ती तक पहुंच चुका है कि इन्होंने, हम जो प्राइवेट सेक्टर में खिदमत करने वाले लोग हैं, जो हम इन चीजों को लेके आगे जा रहे हैं, इन्होंने हमारा, आप यूं समझें कि हमारा जो अब इस हब्स में दम घुटना शुरू हो गया। हम कब तक खिदमत करेंगे? ये कहते हैं जी ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सर, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने रख के देखें, आप प्राइवेटाइज को माइनस कर दें
पाकिस्तान का ग्रोथ रेट मुझे निकाल के दिखा दें क्या है, प्राइवेटाइज को सिर्फ थोड़ी देर के लिए सिर्फ माइनस करके मिनहा करके दिखा दें आप इसमें से। अच्छा, वो जो लोग कर रहे हैं सर्व, अगर वो अपना बटर और ब्रेड इसमें से लेके जा रहे हैं, बहुत से तालीम मतलब जो मुअस्सस लोग आपके, जिन कौमों ने, अब्बासी साहब, जिन कौमों ने अपने असातिज़ा की कदर नहीं की, वो सफास्ती से मिट गई हैं या मिट जाएंगी। ये एक बिटर रियलिटी है जिसको हमसे ज्यादा हुकूमत को समझना चाहिए। हुकूमत को, आप कोविड-19 की बात कर रहे हैं, मुझे बताएं, लोगों के लिए बहुत सारे पैकेजेस का, मराद का ऐलान किया गया। ये जो प्राइवेट असातिज़ा, ये जो तबका है या ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, तालीमी इदारे, जो कॉलेज, स्कूल, अकेडमीज, बड़ा फैक्टर, इनके लिए कौन सी मराद रखी गई, मुझे बताएं आप। किसी ने सोचा कि ये जो एक आम उस्ताद है जो सफेदपोश जो तबके की नुमाइंदगी करता है, लाखों की तादाद में वो लोग, हर इलाके, हर जिले, हर सूबे के अंदर, वो बेचारा जो किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता, वो अपनी लिवलीहुड को कैसे लेके चलेगा, वो अपने बच्चों का पेट कैसे भरेगा। किसी ने ये सवाल किया असेंबली के अंदर, ये सवाल उठाया गया, क्वेश्चन रेज किया गया, कौन बनाता है, असातिज़ा कौन बनाते हैं, और आप कम से कम असातिज़ा को उनके दर्जे की और कुछ नहीं दे सकते तो इज्जत ही दे दे, और अफसोस का मुकाम है कि वो भी नहीं। आपने ये जो बात मुकम्मल जो है, आपने इस बात को जो है भरपूर अंदाज में जो है एक कंपेन की सूरत में बयान किया। आपकी बात दुरुस्त है कि प्राइवेट सेक्टर में जितने भी इदारे जो है वो काम कर रहे थे, कोविड में बहुत सारे तो बेचारे जो हैं वो बंद हो गए, क्योंकि उनके मालकान जो हैं उनके पास तो अब इतने असासाजात नहीं थे कि वो मजीद जो है वो बिल्डिंग्स के किराए दे सकते, दीगर एक्सपेंसेस जो है बर्दाश्त कर सकते। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो उसातिज़ा वहां पे जॉब्स करते थे वो जॉब लेस हो गए। तो जिस मुआशरे में वो तरबियत साजी करने वाले उसातिज़ा जो हर मुआशरे में मुहतरम होते हैं, चाहे वो मशरक का मुआशरा हो चाहे मगरब का मुआशरा हो, उनके साथ हुकूमत का ये रवैया है, तो ऐसे मुआशरे में हम किस तरह ये सोच सकते हैं कि यहाँ हमारा ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ जाएगा। अब्बासी साहब, इसमें एक चीज शामिल करना चाहूंगा, जब हम पढ़ते थे तो हमारे वालिदैन ये कहते थे, वो उन्होंने हमें सिखाते थे कि बेटा हम आपके वालिदैन जरूर है, लेकिन ये आपका उस्ताद का दर्जा हमसे भी बढ़ गया। हमने अपने असातिज़ा की जूतियां उठाई और बड़े फख्र से उठाई। हमें ये सिखाया जाता था, हम फिर वही बात है कि हम जो बोते हैं उसी को काटते हैं। और जब ये अमल होता था, और आपको पता तब प्राइवेट सेक्टर कितना होता था, तब तो गवर्नमेंट सेक्टर का रूज था, और वो असातिज़ा, एक बच्चा बीमार होता था या वो गैर हाजिर होता था, उसके घरों तक चले जाते थे, क्योंकि उन्हें उनकी ड्यू रिस्पेक्ट मिलती थी। वो जिसके मुस्तहिक हैं, उससे जिसके हकदार हैं, वो ड्यू रिस्पेक्ट उन तक पहुंचती थी, घरों से भी, फैमिली से भी, इदारों से भी। लेकिन अब उसके बिल्कुल उलट है, तो फिर उसका जो समर हमने काटना है वो हम काट रहे हैं। ये शायद रजा साहब आपने जो बात की, तो उस दौर में रियासत का बयानिया जो है वो यही था कि वो इस मुआशरे के अंदर तालीम को जो है अहमियत देती थी, उसातिज़ा को अहमियत दी जाती थी, और उसका इम्पैक्ट जो है हमें नीचे नजर आता था। और आज जो है हम रियासत जो है बहुत सारी चीज़ों से अपनी जान छुड़ाना चाहती है। आपके सामने बेशुमार इदारे हैं जिनको रियासत जो है वो ये कहकर उनसे जान छुड़ा रही है कि ये इस रियासत पर बोझ हैं, इनको जो है प्राइवेटाइजेशन के अमल में ले जाया जाए। तो अगर ऐसी सूरत में रियासत प्राइवेट सेक्टर पर कोई कदम लगाए कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो इस मुल्क में खिदमत तो कर रहा है, लेकिन इस मुल्क में खिदमत के इवज जो है वो अपनी जो सर्विसेज दे रहा है, उनकी सूरत में वो जो है वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली जो है वो भी गेन कर रहा है। तो रियासत जो है वो ऐसा तो रियासत को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि रियासत तो खुद बहुत सारे जो ऐसे माजी के अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, आज रियासत कहती है कि ये नुकसान में है और इन्हें प्राइवेट सेक्टर को दिया जाए। तो रियासत तो खुद प्राइवेट सेक्टर को एक तरफ जो है वो ये जो है वो अलानन ये कहती है कि हमारे मुल्क की तरक्की जो है वो प्राइवेट सेक्टर के होने में। अब्बासी साहब, एक बात जिंदगी में याद रखें, घर ठेकेदारी निजाम पे नहीं चलते हैं। घर तब चलते हैं जब घर के मालिक उसको चलाना चाहें। उसका जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता है, ये पाकिस्तान एक घर है, इसके इदारे इसके मेंबर हैं, इसकी कौम, इसके अफराद, इसके सारे मेंबर्स हैं, इस ज्वाइंट फैमिली के मेंबर हैं सब लोग। इसको ठेके पे नहीं चलाया जा सकता, ये हकीकत है, इसको कोई माने या ना माने।
शाहिद साहब, अभी जो प्राइवेट अभी हमारे जितने भी ये इंस्टीट्यूट्स हैं, अभी फर्स्ट ईयर के एडमिशन शुरू हो गए हैं, आपके इदारे में भी शुरू हो गए हैं। तो अब पोजीशन ये है कि वालिदैन के पास तो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो जो है, ये तो प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी कि वो अपने बच्चों की जो फीसिस हैं, एडमिशन के फी है, उसके बाद जो है दीगर एक्सपेंसेस हैं, उनको उन्होंने यूनिफॉर्म लेके देना है, उन्होंने उनको किताबें लेके देने हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैं बुक्स लेने गया तो जो 150 120 में बुक आती थी वो 350 380 में चली गई है। तो इतनी महंगाई ऑलरेडी हो चुकी है। तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो किस तरह ऐसे जो वालिदैन हैं जो अभी अपने बच्चों को प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन दिलवाएंगे, तो उनको किस तरह से कंपलसेट करेगा, उनकी इस मुश्किलात को कम करने के लिए आपके इदारे ने क्या प्लानिंग कर रखी है? बड़ा अच्छा सवाल है सर। इसमें हमने तो अपने तौर पे जो किया है वो ये है कि हमने हमें हमारे जो ऑनरेबल चेयरमैन साहब हैं प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान साहब, उन्होंने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जारी की हैं कि हम इसमें बच्चों को मैक्सिमम रिलीफ दें। जो हमारा कैजुअल या रूटीन का आप कह रहे हैं कि फी पैकेजेस हैं जो कॉलेज के पर एनम होते हैं, हम उसमें स्पेशल जो फेवर्स है जो हमारी बिसात में है, जो हमारी हाथ में है, वो बच्चों को ऑफर कर रहे हैं। लेकिन अगेन फिर मैं ये इसमें क्वेश्चन रेज करूंगा कि ये तो हम कर रहे हैं, ये तो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर ने इनके लिए क्या अनाउंसमेंट की है? ये सवाल उन अशराफिया से बनता है, उन अहले इक़्तिदार से बनता है कि तालीम जिनकी प्रायोरिटी नहीं है। हमारे जो मिनिस्टर्स एजुकेशन की सतह पे बैठे हैं, इतने डिपार्टमेंट्स हैं आपके एजुकेशन के, क्या उन्होंने इसकी कोई पॉलिसी मुरतब की कि ड्यू टू ये सिचुएशन आपने कहा कि हमने तजारती हल्के को ये मराहत दे दी, आपने फलां हल्के को ये मराहत दे दी, उधर से एमनेस्टी लगा दी, तो जितना मर्जी पैसा लगाओ नहीं पूछा जाएगा कि ये कहाँ से आएगा। वो सारी चीजें ठीक है, चलें आप हम सब मान लेते हैं कि आपने सब कुछ इकदाम किए हैं, तो क्या एजुकेशन के लिए, इस सेक्टर के लिए, इस नई नस्ल के लिए, इस जो कल के मुस्तकबिल के मेहमान हैं आपके, इनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है? ये सवाल अहले इक़्तिदार से है। शाहिद साहब, आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। आप तो बच्चों के हवाले से बात करते हैं कि बच्चों को हुकूमत जो है वो किस तरह फैसिलिटेट करे। आप देखेंगे पंजाब भर में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और खासकर जो एजुकेटर्स थे, कोरोना के दौरान जिन एजुकेटर्स को निकाला गया वो तो आज भी सड़कों पे हैं। तो हुकूमत तो उनको जॉब लेस कर चुकी है, उनको फैसिलिटेट नहीं कर रही, तो बच्चों को तो फैसिलिटेट करना बड़ा दूर की बात है। अभी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उन्होंने अभी ये जो एडमिशन फॉर्म निकाले हैं तो उनमें भी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। और मैं प्राइवेट सेक्टर को सलूट पेश करता हूँ कि इन्होंने हर मुश्किल वक्त में, ये नहीं कि अब हर मुश्किल वक्त में और हर उस गरीब के बच्चे को अच्छी तालीम देने की भरपूर कोशिश की और उसमें कामयाब रहा। मैंने माजी में देखा कि जितने बच्चे मैट्रिक में जिन्होंने अच्छे मार्क्स लिए, उनको प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं उन्होंने घर जाकर तमाम फैसिलिटीज, और ना सिर्फ फैसिलिटीज दी बल्कि उनको गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, उनको मजीद जितना अच्छा उनको जो है अप्रिशिएट कर सकते थे इनाम की सूरत में उनको देकर किया, और ये भी तारीख का हिस्सा रहेगा। तो इस पर तो हम जितनी भी गुफ्तगू करें उसमें हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऐसी गुफ्तगू है जो गुज़िश्ता 2 सालों से तो कम से कम मुस्तकिल जारी है। तो मैं इससे आगे बढ़कर आपसे ये पूछता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर इस वक्त जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बन चुकी है, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी भी ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है, प्राइवेट उसातिज़ा की ऑर्गेनाइजेशन भी मौजूद है। तो क्या तमाम तंजीमें इकट्ठी होकर और गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे एजुकेटर्स हैं, जैसे इनकी टीचर्स एसोसिएशन है, ये तमाम एसोसिएशनें हैं, ये मिलकर किसी एक प्लेटफॉर्म पर जो है वो मुत्तहिद होकर तो अपना कोई मौक़िफ़ जो है वो अरबाब इक़्तिदार तक इस तरह नहीं पहुंचा सकती कि अरबाब इक़्तिदार जो हैं वो मजबूर हों और फिर वो कोई ऐसी पॉलिसी अनाउंस करें जिससे जो जॉबलेस टीचर हैं उनको भी कोई मुस्तकबिल में कोई रोशन जो है चिराग नजर आए और जो बच्चों के वालिदैन हैं वो भी कंपलसेट हों।
सर इस पे हम जितनी भी गुफ्तगू कर लें इस टॉपिक पे, मैं ये समझता हूँ कि असल में जो तालीम है ना, जो तालीम है सर, वो इस हुकूमत की तरजीहात में शामिल ही नहीं है, शामिल ही नहीं है। वैसे तो पहले भी चले कुछ परसेंटेज थी, तालीम को कभी भी प्रायोरिटी पे नहीं रखा गया इस मुल्क के अंदर, कभी भी प्रायोरिटी पे नहीं रखा गया, लेकिन चले कुछ ना कुछ मामला चल रहे थे। अब जो पिछले जो चंद सालों से जो सिचुएशन हमारे सामने बनी है, इसमें तो बिल्कुल फारग होगी। आप बात कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के मतलब ऑर्गेनाइजेशंस की, तो वो बेचारे अपने महदूद वसाइल में रहते हुए जितनी आवाज बुलंद कर सकते हैं वो करते हैं। उसकी वजह से देखें, उन्होंने माल रोड में असेंबली हॉल के सामने मुजाहरे भी किए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, जो काशिम मिर्जा साहब हैं, दूसरे एक्टिव लोग हैं, हमारे जो यूनिवर्सिटीज के चेयरमैन हैं चौधरी अब्दुल रहमान साहब, उन्होंने वज़ीर आला से मुलाकात की, उनको अपनी तजावीज़ पेश की। अब ये देखिए, ये सारी काफी, फिर ये SOPs कोरोना के नहीं बन रहे थे, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने बना के इनको दिए गवर्नमेंट को, लेकिन अब इनको इम्प्लीमेंट करना, इसको ऑन करना, या इसके लिए कोई खसूसी एजेंडा तश्कील दे के इन तरजीहात को फौरी तौर पे फिल फौर नाफिज करना, ये तो गवर्नमेंट का मामला है। लेकिन गवर्नमेंट की तरजीह में, जो तरजीहात में है, वो तालीम शामिल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल आपके डंके की चोट पे ये बात कहता हूँ कि बिल्कुल नहीं है आपकी, और वो कौमें मिट जाती हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये लम्हा फिक्री है, वो कौमें मिट जाती हैं दुनिया से जिनके जो बच्चे या नई नस्ल जो है ना, वो नाबालिग होती है। नाबालिग वो लोग होते हैं जो जाहिल होते हैं, जो तालीम के जेवर से आरास्ता नहीं होते, और आप अपनी जो आने वाली नई नस्ल को नाबालिग कर रहे हैं। शायद रजा साहब, आपका अदब के शोबे से जो ताल्लुक है वो बहुत ही गहरा है, और आप अक्सर अदबी महफिलें जो है उनका इनकाद करते रहते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि माजी में जो हमारे शायर थे, जो हमारे अदीब थे, जो हमारे मुफक्कर थे, वो ज़्यादा जो है वो महफिलें जो है, इन महफिलों में अपना मैसेज ज़्यादा कन्वे कर पाते थे, या आज के दौर में कन्वे कर पाते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हर दौर की अपनी मतलब उसके मसाइल होते हैं। जो बेसिकली शायर जो होता है वो अपने मुआशरे की फिक्र को आगे लेके जाता है, वो प्रेजेंटर होता है शायर। जो हम महसूस करते हैं, जो हमारे तजुर्बात होते हैं, जो मुआशरे की कदरें उस वक्त चल रही होती हैं, वो रोमानवी भी होती हैं, वो समाजी भी होती हैं, वो सियासी भी होती हैं, तो वो उन कदरों को तारीख में अपने शेरी अंदाज में महफूज करता है। अच्छा, अब हमारी एक टेस्ट है, मतलब हर बंदे का एक अपना ज़ाविया फिक्र है, नुक्ता निगाह है। किसी को रोमानी शायरी पसंद आती है, किसी को सियासी फिक्र पसंद आती है, कोई मज़ाहमती को ज़्यादा लाइक करता है। तो हम माजी वालों को, माजी के शोरा जो है, नो डाउट उन्होंने बड़ा भरपूर कलाम कहा। आप गालिब की बात करें, आप मीर की बात करें, फिर उसके बाद आप आ जाएं, आप अहमदीन कासमी साहब की बात करें, आप फैज साहब की बात करें, हबीब जालिब की बात करें। लेकिन होता ये है कि जो पहले अदब तशकील, फिर आने वाले वक्त, आने वाले ज़माने में उस पर जो तनकीद की जाती है, उसकी जो तहें खोली जाती हैं, तब उसकी एक्नॉलेजमेंट सामने आती है। तो जो माजी में काम हुआ वो इस वक्त हमारे सामने है। जो अब काम हो रहा है उसमें बहुत अच्छा काम भी हो रहा है। जो अब काम हो रहा है वो आने वाले जमाने में जब इसकी परतें खोली जाएंगी, जब इस फिक्र को या इसमें लिखने वालों को सामने लेके आया जाएगा, तो फिर पता चलेगा कि तनकीद में कितने बड़े नाम थे, शेर में कितने बड़े नाम मौजूद थे, और उसमें 20 नाम है जो हम गिरवा सकते हैं आपको। लेकिन वो सब अपना आसान अंदाज में अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल शाहिद साहब, क्या आप समझते हैं कि माजी में जो हमारे कल्चरल कॉम्प्लेक्स थे उनकी रौनकें आज की निस्बत ज़्यादा थी, क्योंकि आज सोशल मीडिया पर लोग ज़्यादा बिजी रहते हैं, और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आप अक्सर इस तरह के प्रोग्राम जो हैं वो करके माजी की यादें हमें दिलाते रहते हैं। क्या हमें कुछ कमी महसूस होती है? जी, ये किसी हद तक ये बात ठीक है, लेकिन मजमूई तौर पर नहीं। जैसे आपने पता है, पिछले दिनों मैंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया, हमरा में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हमने करवाई, फिर और मुख्तलिफ तकारीब, इसी तरह बहुत से दोस्त, बहुत सी तंजीमें हैं। और सबसे बुनियादी तो हल्का अरबाब है, जो कभी उसके इलेक्शन भी हैं, फिर अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन, उसके दोस्त आबिद हुसैन आबिद साहब, हमारे बड़े सीनियर शायर भाई हमारे, उनकी सरपरस्ती में बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं। और उसके अलावा जो इंडिविजुअल्स हैं, इनफरादी तौर पर लोग उसमें बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। तो वो एक वक्त में ना, माजी जो आप कह रहे हैं कि जो सोशल मीडिया का था, तो माजी में आपको याद होगा भी एक बड़ा सवाल उठा कि अब डिजिटल बुक्स आ गई हैं, अब जो कागज और इस किताब की जो अहमियत है वो कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, खुदा न खास्ता। लेकिन आने वाले वक्त ने साबित किया कि हम कागज और किताब को बिनहा नहीं कर सकते।
उसकी जो मुसव्वदा जो उसकी जो अहमियत है, जो मुसद्दका उसका है मामला, वो आज भी मौजूद है और इंशाअल्लाह ताला ये मुस्तकबिल में भी मौजूद रहेगा। कारी भी मौजूद है, किताब शाये भी हो रही है, पढ़ी भी जा रही है और पूरी दुनिया में डिलीवर हो रही है। माजी में शायद रजा साहब आप भी चूंकि उसी जो है दौर से गुजरे हैं, हर थर्सडे को हमारे स्कूलों में बज़्म अदब का एक प्रोग्राम होता था और उसमें जो नौजवान हम लोग उस वक्त चूंकि जवानी में थे तो हम बहुत ज़्यादा इकबाल की शायरी को जो है अपनी डिबेट्स में इस्तेमाल करते थे और इसके साथ साथ जो है हम फारसी के भी शेर जो हैं वो भी हम अपनी तकरीरों में इस्तेमाल किया करते थे। तो इस तरह का हर वीक में एक प्रोग्राम होता था। अब एजुकेशन तो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुई है, लेकिन अब इकबाल की शायरी, मिर्ज़ा गालिब की शायरी हमारे बच्चे पोस्टों में तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या इदारों में अब इस तरह के प्रोग्राम जो हैं उनका वीकली तौर पर इनकाद होता है? नहीं, मैं पहले तो आपके गहरे मुशाहिदे को दाद दूंगा, आपने बड़ी नब्ज पे हाथ रखी है। वो ये कि वाकई इकबाल की फिक्र की जो तरवीज माजी में थी, हमारे तालीमी इदारों में थी, अदबी महाफिल का जो अरूज उस वक्त था, या असातिज़ा या ख़ास तौर पे शोबे उर्दू से वाबस्ता असातिज़ा प्राइमरी मतलब लेवल से ही बच्चों में ऐसे बच्चों को प्रमोट करते थे, उन्हें अदब की इल्म के साथ अदब की तरवीज में शामिल करते थे। मुझे याद है हमारे कॉलेज में फ्रीड मैगजीन शाये होता था, GC यूनिवर्सिटी में था, मुख्तलिफ इदारों में कॉलेजेस में ये चीज़ें जो मैगजीन की शक्ल में, अदबी तकरीबात की शक्ल में ये सब चीज़ें चल रही थी। तो अब उनका वो अरूज या उनमें वो ज़ौक़ शौक़ आप कह लें या उस तरह से वो देखने में नहीं आता। इस वक्त उसकी कमी है और शदीद कमी है। इस हवाले से वाकई गौर करना चाहिए और इस फिक्र को देखना चाहिए कि हमें स्कूलों में जो बज़्म अदब है उसको ज़्यादा मौसर तरीके से आगे लेके आना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है आपकी बात। शायद साहब हम पेपरलेस एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। पूरी दुनिया जो है वो अब कोशिश कर रही है कि जितना भी हम जो अपने एक्सपेंसेस हैं उनको जो है कम कर सकें और उस हवाले से बहुत सारी चीजें आप देख रहे हैं। सर नहीं, ये पेपरलेस कम नहीं करता, ये हमारा असल में फिर वही बात है। एक तो हर खित्ते और हर इलाके के मसाइल अपने होते हैं। हम ये जो तकलीद करते हैं ना, हम भी तकलीद करते हैं कि मतलब अब अगर अमेरिका में डिजिटल हो गया, उनको टैब मिल गया तो हमें भी टैब मिलना चाहिए, हमें किताब नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता। हर खित्ते के अपने मसाइल होते हैं, अपने वसाइल होते हैं। हमारे वसाइल में रहते हुए जब आपने पेपरलेस एजुकेशन की बात की, आपको पता है कितने क्राइसिस से गुजरे हैं पेरेंट्स। अभी ये कोविड में आप देख लें कि मैं बहुत से हम पेरेंट्स आते थे, हमने ऑनलाइन क्लासेस की, तो अभी भी इतने बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स मौजूद थे जिनके पेरेंट्स ने कहा कि हमारे पास वसाइल नहीं है कि हम इनको लैपटॉप लेके दें, हमारे पास वसाइल नहीं है कि हम इनको एंड्रॉइड सेट और उसके अंदर नेट पैकेजेस करके दें। और फिर अगर वो मौजूद भी थे तो हमारे पास नेट फैसिलिटी या उसके सिग्नल्स का इशू या और इस तरह के मसाइल वो बहुत मौजूद है। इसलिए हमारे खित्ते में कम से कम अभी इस वक्त की बात कर रहा हूँ, जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग होना कतई गलत नहीं है, हमें बिल्कुल इससे हम आहंग होना चाहिए, हमें ज्यादा अच्छी से अच्छी जो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन हमारे खित्ते में अगर एज ए होल आप कहें कि ऑनलाइन एजुकेशन जो इसको पेपरलेस एजुकेशन का नाम दे रहे हैं, तो ये नाफिजुल अमल अभी इसका वो नहीं हो सकती उस तरह से, तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। और दूसरी बात, मेरी एक जाती राय है, जो मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि हमें किताब से जो रिश्ता है, जो अपने तालिब इल्म का, जो स्टूडेंट का जो किताब से रिश्ता है, हमें इसको खत्म नहीं करना, हमें इसको बहाल करना है। शाहिद साहब, अभी एक मौजूदा सिचुएशन में एक हमारे तलबा के लिए बहुत बड़ी परेशानी है और वो तलबा मार्च से इस परेशानी को फेस कर रहे हैं। वो BA के स्टूडेंट्स हैं, BSc के स्टूडेंट्स हैं, BS ऑनर के स्टूडेंट्स हैं। इनके पेपर्स मार्च में होने थे तो मार्च में नहीं हुए, फिर अप्रैल में नहीं हुए और करते करते अब आप देख रहे हैं सितंबर भी एंड में है। तो ये बच्चे जो हैं ये इंतहाई तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। आप इस पर इनके लिए क्या अपनी आवाज उठाना चाहेंगे? अगेन हम मजबूर हो जाते हैं कि मतलब इससे हमारे फिर इसको गलत प्रीटेंट मतलब कि जोड़ा जाता है सिलसिले को हमारे सियासी उससे, सियासत से। हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है भाई, लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो चीज़ें हैं वो पैटर्नाइज होनी चाहिए। तालीम के जो आप बाकी सारे शोबों पे जिस तरह मतलब आप उसमें इस्लाहात कर रहे हैं, तालीमी निज़ाम में भी इस्लाहात करें। ये तज़ब्ज़ुब की जो कैफियत है सिर्फ इस वजह से कि आपने कोई मतलब क्लियर जो पॉलिसी है वो तरतीब ही नहीं दी। अभी भी पेपर्स अपने अनाउंस किए हुए हैं BA BCom की, क्या बात करें BSc के,
वो पेपर्स होंगे कैसे होंगे, अभी तक बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं। वो ऑनलाइन उसका पैटर्न क्या होगा, अभी शायद कुछ जारी किया गया है उसका खाका, लेकिन वो इतना मुबहम है या उसकी तरवीज इतनी आम नहीं है कि तमाम बच्चे उसको अंडरस्टैंड कर सकें। और ये बड़ा एक मतलब कह लें कि इसके जो असरात हैं वो मनफी शक्ल में हमारे सामने आएंगे। शाहिद साहब, आप जर्नलिज्म से भी आपका एक गहरा ताल्लुक है और आप इस पर काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। तो अब चूंकि आप बाकायदा एक प्रोग्राम भी आप स्टार एशिया में आप जो है करते हैं, तो आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट जो है आज का जो स्टूडेंट है मास कम्युनिकेशन का, आप उसको क्या पैगाम देना चाहते हैं अपने तजर्बात से? उसमें ये है कि देखें, अगर आप आना चाहते हैं, हमारे मतलब सुपीरियर में भी है, मैस कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट में है पूरा, तो हम अपने बच्चों को एक ही उसमें कहते हैं कि सबसे पहले अगर तो आपने सहाफत का इंतखाब जिंदगी में करना है तो आपको करजियस होना चाहिए, आपको बेबाक होना चाहिए, आपको नडर होना चाहिए। आप मसलहत से काम लेके, आप वो डर के, आप किसी खौफ के ताबे होके, अगर आप में कोई इसकी कमी है, ठीक है, आप उसमें मतलब कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है, हिम्मत की कमी है, तो फिर आप इस शोबे में ना आए। आपको सच्चा होना है, आपको बेबाक होना है। आपके लहजे, आप आज ही बात कर रहे थे एक जगह पे बैठे हुए कुछ दोस्त कि हमारे लहजे में खनक कब आती है, हमारी आवाज गरजदार कब होती है, गूंजती कब है, हम पूरे जोरों शोर से शद्दोमत के साथ किस टॉपिक पे गुफ्तगू कर सकते हैं। हम उस टॉपिक पे गुफ्तगू करते हैं जिस पे हम सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, वो आवाज जो हमारे अंदर से आती है। और आपके अंदर की आवाज अगर आपको कहती है कि आप वाकई एक सहाफी हैं, आप एक दबंग लीडर हैं, आपकी आवाज बुलंद हो सकती है, आप जुल्मों ज्यादती का शिकार, अगर खुदा ना खास्ता कभी ऐसा दौर आए, जैसे हमने बहुत से दौर, आपको पता अमरीयत के दौर भी देखे हमने, और बहुत से सहाफी बरादरी तो बेचारी कुर्बानियों से भरी पड़ी है, आपके सामने है सारी इसकी तारीफ। पहले अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार करें कि आप इसमें किसी मसलहत का शिकार हुए बगैर कुर्बानी दे सकते हैं, तो फिर आप इस फील्ड में आए और बड़े बेबाक और नडर होके आए। ये ज़ौक और शौक के मामले से भी कुछ आगे है। इसमें कहते हैं कि इंसान को जिंदगी में शिद्दत पसंद नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप वाकई एक दबंग सहाफ़ी बनना चाहते हैं या इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो फिर आपको शिद्दत पसंदी से काम लेना पड़ेगा। शाहिद साहब, क्योंकि हमारे चैनल का नाम जो है वो कश्मीर गज़ट है और मैं खुद भी कश्मीरी हूँ, तो 5 अगस्त 2019 से लेकर आज तक मेरा कश्मीर तो जल रहा है और वहाँ पर जो कश्मीरी क़यादत थी, जो हुर्रियत रहनुमा थे, वो आज भी कैदोबंद की सूरतों में हैं। वहाँ पर बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, ये सब लोग जो है वो आज भी वहाँ पर, वो एक खुली जो है वो जेल उसको आप कह सकते हैं। तो आप इस हवाले से आलमी दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं और जो हमारे वहाँ पर कश्मीरी भाई हैं उनके लिए आप हमदर्दी के क्या जज्बात रखते हैं? अब्बासी भाई, सबसे पहले तो मैं अपने दिल की गहराइयों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ अपने कश्मीरी बहन भाइयों के, कि मैं शायद अपनी इस्तेदाद में जो मुझे करना चाहिए मैं उस हद तक कोई खिदमत उनकी कर नहीं सकता। अपनी कलम से, अपनी ज़ुबान से, अभी आपसे डिस्कस हो रहा था कि इंशाल्लाह ताला गुफ्तगू के नाम से मैं बतौर एंकर जो प्रोग्राम कर रहा हूँ स्टार एशिया न्यूज़ में, हम उसी इंशाल्लाह प्रोग्राम का भी इनेकाद करेंगे, जिसमें हम भरपूर अंदाज में जो मैं कर सकता हूँ इस कश्मीर कॉज को, इस इंडिया के जुल्म सितम को दुनिया के सामने प्रेजेंट करेंगे। और ये जो दुनिया के बड़े बड़े मुनसिफ बने बैठे हैं जो यहाँ पर जुल्म सितम के सामने आंखें बंद कर रहे हैं, हम उनके ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश करेंगे। और मैं समझता हूँ मिनहसल कौम और हुकूमती सतह पर भी हमें जो अपने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए जो किरदार अदा करना चाहिए, वो लफ्जी जंग के अलावा कोई उसका किरदार शायद उतना नहीं है जितना कि होना चाहिए। तो बाकी जो रहेगी, आप अपनी बात बता रहे थे, जब आपने मुझे इस इंटरव्यू की बाकायदा दावत दी अब्बासी भाई, तो कश्मीर का नाम ऐसा है कि आपके खूबसूरत इसका नाम कश्मीर गज़ट है आपके इस चैनल का। तो कश्मीर का नाम तो हम जब भी लेते हैं, एक बात हर पाकिस्तानी में कॉमन है कि हम जब कश्मीर का नाम लेते हैं तो हमारे दिल जो हैं वो मोहब्बत से लबरेज हो जाते हैं। एक प्यार का जज्बा, एक उनसीयत का जज्बा, एक जो अपनाइयत का जो जज्बा है वो हमारे लहजे में, हमारे दिल में, हमारी आंखों में, हमारी सोच में नजर आता है। तो ये मोहब्बत तमाम कश्मीरियों के साथ है और ये मोहब्बत कश्मीर गज़ट के साथ है। नाज़रीन, शायद रज़ा साहब के साथ हमारी जितनी गुफ्तगू हुई
इसमें मैंने कोशिश की कि हम उन तमाम शोबों का और मुआशरे के अंदर, हमारे इस निज़ाम के अंदर जितने भी मसाइल हैं उन पर तफसीली गुफ्तगू करें। और मैंने पूरी कोशिश की और जहां तक हो सकता था शायद रज़ा साहब ने उसके भरपूर जो है उसका उस हवाले से आपको उसकी इंफॉर्मेशन भी दी और उस पर अपनी फिक्र का, अपनी सोच का इजहार भी किया। तो शायद रज़ा साहब आपका बहुत शुक्रिया। सर आपकी मोहब्बत है। तो इंशाल्लाह नाज़रीन आइंदा भी हम इस तरह के प्रोग्राम जो हैं वो आपके सामने लाते रहेंगे। इसी के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।